नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पंजाब की राजेंद्र कौर भट्टल जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं पंजाब की। राजेंद्र कौर भट्टल जी, आपका स्वागत है जी मीडिया में। बहुत धन्यवाद जी थोड़ा। मैडम, आप कोई आयरन लेडी भी कहा जाता है पंजाब की। क्या 2017 का जो विधानसभा चुनाव है, दंगल है, उसके लिए आप तैयार हैं लोहा लेने के लिए? पूरी तरह से हमेशा जब भी कभी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है, जैसे आपने नाम लिया, बचपन से मैं संघर्षों के साथ खेली हूँ जी, तूफानों के साथ लड़ी हूँ जी। इसलिए मेरे सामने आजकल की जो छोटी मोटी बातें, इलेक्शन है, जो कुछ हैं जी, इतना प्यार मेरे हल्के की जनता ने मुझे दिया है। हर बार बड़े से बड़े लोग बाहर, ताकतवर लोग बाहर से लाए गए, लेकिन मेरे प्यारे हल्के के वोटरों ने हमेशा मेरा साथ दिया जी। मेरा कंधे के साथ कंधा मिलाकर उन सब लोगों को हमेशा बाहर जाने के लिए हरा करके भेजा है। मैडम, इस बार दफा भी हम पूरी तरह मैदान में जंग खड़े हैं जी। मैडम, बीच में ये भी खबरें आई कि आपकी जो सीट है, सीट बदलने को लेकर जो है खबरें आई। क्या आप इच्छुक थी सीट बदलने की या सिर्फ महज अफवाहें थी? जी, वही लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे थे, मेरे को भी इसकी हैरानी होती थी जी। जो मेरे विरोधी खुद अपने हल्के बदल के आए हैं जी, क्योंकि मेरे मुकाबले में परमिंदर सिंह ढींडसा आया है जी, जी। सुनाम के लोगों ने जिताया, उनको छोड़कर उनकी पीठ पे शुरा खोब कर वो इधर बदल के आए, जिसका नाम हमारे हल्के के लोगों ने सुनामी भगौड़ा ढींडसा ये रख दिया जी, ये रखा हुआ। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है जी, मैं शादी से पहले अपने मायके की सीट पे लड़ी थी, कभी दूसरी तरफ देखा नहीं जी। इन स्पाइट ऑफ दैट के वो सीट, दैट वाज वेरी टफ सीट, लेकिन मैं वहां पे लड़ी, वहां पे जीती, वहां पे ही मेरे परिवार के लोगों को जिताया। जब से मेरी शादी हो गई, मैं इस सीट पे आई। ये सीट भी कांग्रेसी सीट नहीं, काली सीट मानी जाती थी, लेकिन आप देखिए कि हर बार इस पछड़े हुए हल्के के लिए जो मैं सेवा कर सकी, उसको सामने रखते हुए अपनी अपनत्व के कारण ये लोग मुझे जिताते हैं। मेरे को हराने के लिए जहां के चीफ मिनिस्टर तो अकाली दल के आते ही थे, लेकिन साथ वाले सूबे के, हरियाणा भी है, जब कोई भी है, उस वक्त हमारे दूसरे चीफ मिनिस्टर जो हमारे विरोधी होते थे, वो भी हमारे सामने आकर मेरे को हराने के लिए कोशिशें कर चुके हैं। सो जितनी बड़ी से बड़ी तूफान लाना था मेरे सामने, बड़े से बड़े चिताला वगैरह, सारे चिताला जी मुख्यमंत्री थे, आए थे, तो हमने वो दौर भी देखा है जी। अब तो सामने कोई बात ही नहीं जी। तो वित्त मंत्री जो है परमिंदर सिंह ढींडसा, उनको इस सीट से उतारा गया है और वो कहते हैं कि हमको इस सीट पे इसलिए भेजा गया है कि सुनाम में तो हमने जीत हासिल, वो सीट तो पक्की है अपनी, लेकिन लहरा गागा भी वो जिताएंगे अकाली दल को, उनका ये मानना है। पहले वो सुनाम ले जाते थे, लेकिन आज सुनाम के लोगों के अंदर इतनी रिजेंटमेंट है जी, वो लोग ढूंढते फिरते हैं। इसलिए ढींडसा जी अपनी दौड़ने की, छोड़कर भागने की जो आदत है, जहाँ चलकर आए हैं, जो कमजोरी है जी, इसको छिपाने के लिए कहते हैं। जब आप अपना घर ही नहीं जीत सकते, सुनाम भी हारेंगे इस दफा, लहरा तो हारना ही हारना है अकाली दल ने, लेकिन इस वक्त कोशिश की है जो उसने, आगे वाली रोटी भी कोई ले गया, पीछे वाली भी कोई ले गया। लेकिन परमिंदर सिंह ढींडसा कह रहे हैं कि अकाली दल ने उनको ये जिम्मेवारी दी है लहरा गागा में जीत दिलाने की, और जीत पक्की है उनकी। बिल्कुल नहीं, काली दल की नहीं, इनके पिताजी जो हैं वो अपने सीनियर लीडर हैं जी, इनकी स्टेट बॉडी के हेड हैं जी। उनको भी पहले सीटें बदलने की आदत थी, धनौले से बदला था उन्होंने, सुनाम से गए थे संगरूर, संगरूर से फिर सुनाम आए जी। अब वही आदत अपने बेटे को डाली है। जब इनको मालूम हो गया कि बहुत बुरी तरह हमारी सुनाम में से जवानत जब्त होगी, लोग इनके साथ रिजेंटमेंट में तैयार खड़े हैं, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए सीट मांगी। फैसला तो अकाली दल ने करना ही था। जब ये सीनियर लीडर जो उनकी प्रदेश बॉडी के थे अकाली दल के स्टेट के, इन्होंने जब अपने बेटे के लिए एक सीट मांगी है तो उन्होंने दी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर ना जाना होता, जैसे मैंने नहीं जाना था, मैंने एक लहरा गागा से एप्लीकेशन दी थी, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया, और मैंने हर दफा मीडिया के सब में कहा कि मैं जहां डोली में से आई थी, अर्थी में से जाऊंगी, लहरा गागा के साथ मेरा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता, ये रिश्ता मेरा आखिरी दम तक रहेगा लहरी के साथ जी। तो आप कह रहे हैं कि परमिंदर सिंह ढींडसा जो है वहां से भाग के आए हैं सुनाम से, और आपके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, बड़ी चुनौती छोड़ दी, चुनौती है ही नहीं। बिल्कुल, मैं इस बात पे ऊपर आप देखेंगे, रिजल्ट भी देखेंगे जी। अब वो उनको भी हैरानी हो लग रही है, उनको लगता था कि शायद हम उधर जाएंगे क्योंकि हमारा अच्छा बन जाएगा, लोग भूल जाएंगे, लेकिन समान हमारे नाल ही है।
इस नाम का नाल होने के कारण इनकी रेपुटेशन इधर भी आ गई है कि जो आदमी, जो लीडर, जिन लोगों ने 4,000 पे जिताया हो उसको, वो उन लोगों ने मिनिस्टर बनाया हो, उनको छोड़कर भाग सकता है, अपने हल्के को छोड़ सकता है, तो वो हमारा क्या लगता है, हमें क्यों नहीं छोड़ेगा। अब उनको इधर भी थां पे उनकी विरोधता हो रही है, क्योंकि लहरा गागा के अकाली दल के जो लीडर थे, जिनको उम्मीद थी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी के लीडर थे, उन सबको कुचलकर, उनको खत्म करके आज उनका हक मारने आए हैं। इसलिए जिस गांव में भी जाते हैं लोग कालियों झंडियों के उनका स्वागत करते हैं, उनको कहते हैं वापस जाओ, लौट जाओ, इनको भागना पड़ रहा है। सो इसलिए जो देखेंगे सामने कि वहां सुनाम से तो जो इन्होंने हारना था, लेकिन लहरे की हार के बाद जो शायद कहीं इलेक्शन लड़ने के बारे में सोचे भी मत, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जी भट्टल जी, क्या ऐसे 3 काम आपने लहरा गागा के जनता के लिए, आम जनता के लिए किए कि दोबारा जो है 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता आपको वापस विधानसभा में भेजे? मैं गिना सकती हूं जी, और मैं ये चैलेंज भी करूंगी गिनाते समय कि आपने 3 कहा है जी, मैं 227 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हमने किए हैं जी, लेकिन उनमें से क्योंकि पूरा टाइम मैं प्रोजेक्ट गिनाती रहेगी तो पूरा हो जाएगा जी। मैंने सबसे पहले जब बनी तो अपनी असेंबली हल्के में एक सब डिवीजन मून को बनाया जी। ढींढसा जी जे खुद बता दें, इनके पिताजी बना दें, क्या इन्होंने सुनाम में जहां इतनी बार बनते रहे, जीतते रहे, इन्होंने बनाया? जी आज तक नहीं बना पाए, मैंने सब डिवीजन बनाया जी। उसके अलावा हमारे लगता था लहरे में कि हमारे अनपढ़ता है, एजुकेशन नहीं है जी। जहां छोटे स्कूल तब बनाए, मैंने कॉलेज भी बनाए जी। 7 कॉलेज बनाए। क्या ढींढसा जी बता सकते हैं कि उन्होंने एक भी सुनाम में एक कॉलेज बनाया हो या लहरे में बनाया हो? जी। तीसरी बात, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जी, जहां हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो भी देला में हमने 1 करोड़ रुपया देकर बनाई जी। उसके अलावा मैं हॉस्पिटल लेकर आई जो इधर नहीं थे पहले जी। मैंने ओवर ब्रिजेस, फ्लाई ओवर, जो कहीं इस नाम में जो बता दें कि इन्होंने कोई एक ही बनाया है, लहरे में एक भी बनाया है, मैंने वो भी इधर बनाए हैं जी। इसके अलावा भी मैंने, जो बात पूरे पंजाब में नहीं हुई, अंडरग्राउंड वाटर जो हमारे लोगों के लिए, जहां उनकी उपज होती थी 25-25 मन होते थे, जहां 20 मन होते थे, मैंने इतना अंडरग्राउंड पानी दिया। मैं प्रकाश सिंह बादल जी को भी चैलेंज करती हूँ कि मैंने एक 5 साल में ही इतना कुछ किया, क्योंकि जो हमारे 25 साल का समा था 96 के बाद का, 96 में हमारी कांग्रेस की सरकार आई थी, उससे आज तक लेकर 20-25 साल बनते हैं। उस 96 के बाद हमने पंजाब को अतवाद से आजाद करा के उनको अपने पैरों पे लाके विकास का शुरुआत किया था। उसके बाद 3 बार अकाली दल की, 97 में भी अकाली दल की सरकार आई और 2007 के बाद भी 7 में भी 12 में भी इनकी सरकार आई। तो पूरे जैसे मैं कह सकती हूँ कि 3 बार 15 साल तो इनके हुए, 10 साल हमारे हुए। 10 सालों में जितना काम मैंने किया उसका एक 5% भी काम जे मुझे ढींढसा जी या इनके पिताजी बता दें, मैं इनकी बात मान लेती हूँ। कोई 10%। और मैंने सिर्फ पहले 5 साल में, जैसे कहते हैं कि आतंकवाद की बड़ी लड़ाई लड़के लोगों को अमन दिया, लोगों को स्कूल दिए, सड़कें दी। उसके बाद जो ये 5 साल मिले मुझे 2002 से लेकर 2007 तक, उसमें से मैंने ये बड़ी बड़ी बातें जो मैंने कहे हैं कि हमने पावर स्टेशंस, हमने बहुत अच्छे बस स्टैंड, हमने बहुत बड़ी दाना मंडीज, जितनी चीजें मैं आपको गिनाती जाऊं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रही कि लिस्ट जो है, सूची जो है लंबी है, नहीं कोई दिला पाया, मैंने भाखड़ा से पानी दिला दिया। लेकिन मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, वो कहते हैं कि इस सरकार ने पिछले 4.5 साल की बात छोड़ दीजिए, 9.5 साल में जो विकास के काम किए, अगर सड़कों की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, उससे पहले कांग्रेस सरकार ने इतना विकास नहीं किया जितना मौजूदा जो है सरकार के दौरान हुआ, इस गठजोड़ सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ। ये सीएम और डिप्टी सीएम बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि पावर के प्रोजेक्ट्स जितने लगे वो हमारी कांग्रेस के वक्त पे लगे थे और जो पावर आज खरीद रहे हैं वो पावर जो इतनी महंगी ले रहे हैं, इंडस्ट्री बाहर चली गई, महंगे दाम से पावर खरीद के पावर वाली कंपनीज को फ्री में पैसा दे रहे हैं। ये पंजाब की बिजली और पंजाब का पैसा लुटा रहे हैं। जहां ये सड़कों की बात करते हैं, वहां सारी सड़कें जो हमारी, मैं खास तौर पे लहरा गागा में भी कहती हूँ, पंजाब में भी कहती हूँ
कि जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल से उनके फंड्स में आनी थी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत, वो सड़कें हमने इधर बनवाई। मेरे लहरे में 3 कस्बे हैं, एक लहरा है, एक मोहनुक है, एक खनौरी है। इनका सीवरेज का जो सिस्टम है वो भी हम प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे लेकर आए थे, जिनका आज तक जो सड़कें कहते हैं, सारी सड़कें हमारी तोड़ी हुई हैं, तोड़ दी हैं इन्होंने, टूटी पड़ी हैं जी। इन्होंने तो विनाश किया है, सड़कें तोड़ी हैं, बनाई हमने है, इन्होंने तोड़ी हैं। प्रोजेक्ट हमने लाए हैं जी, उसके ऊपर पत्थर लगा रहे हैं। मैं इसके अलावा भी बताती हूँ, जैसे आपने कहा बड़े काम जी, मैं 2-3 बार कोशिश की कि मैं बड़े कारखाने लेकर आऊं, बेरोजगारी दूर करूं जी। मैं 2 बार तो हमारे जो थर्मल प्लांट थे वो लेकर, बसंत साहब थे उस वक्त, हमारे लेकर आई जी, लेकिन सुखदेव सिंह ढींडसा जी ने उस वक्त विरोध किया जी। किसान यूनियन को साथ मिलाया, जहां हमारे 500-600 लड़के, 5-6 हजार लड़के हमारे रोजगार मिल सकता था, वो इनके कारण इन्होंने बंद कराया आता हुआ कारखाना। सेकंड टाइम अलीशेर और मैं आलमपुर में लेकर आई जी, फिर इन्होंने बंद कराया जी। तीसरी दफा भी जब मनमोहन सिंह जी थे जी, अकाली दल की सरकार थी, परमिंदर सिंह ढींडसा खजाना मंत्री हैं उस वक्त जी, तो मैं एक रेल कोच फैक्ट्री एक हमारे हल्के में मंडवी गांव है जी, वहां के लिए मंजूर करा के लाई जी। उनकी 2 शर्तें थी, एक तो 137 एकड़ जमीन मांगते थे, वो मैंने मता डलवा करके जमीन भी दिला दी जी। दूसरी शर्त थी उनकी कि पंजाब की सरकार से NOC ले दो जी। तो जो खजाना मंत्री थे, इनका जिला था, हमने कोशिश की कि पैसा भी नहीं हम आपसे मांगते जी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, NOC दे दो, 6-7 हजार हमारा बच्चे हमारे इसमें रोजगार मिल जाएगा जी। लेकिन दिस इज सो सैड कि जे परमिंदर सिंह ढींडसा ने उसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन की वजह से ऑब्जेक्शन लिख दिया। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया उन्होंने? पानीपत चला गया। मैं यही कि उस वक्त इनको लगता था कि सनाम पे जीतूंगा, जे भट्टल को क्रेडिट मिल जाएगा जी। ये दोनों बाप बेटा क्रेडिट में फंसे रहते हैं जी। लोगों की चिंता कम है जी, अपने विरोधियों को क्रेडिट ना मिल जाए उसकी चिंता ज्यादा रखते हैं जी। यही कारण है आज इनको अपना सनाम छोड़कर भागना पड़ रहा है जी जी। मैडम, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, आरोपों की राजनीति की है, और करप्शन फ्री सरकार जो है पिछले 4.5 साल में इस गठजोड़ सरकार ने पंजाब में दी है। ये जो करप्शन फ्री सरकार कहते हैं, मेरे को सुनते हुए ऐसा हंसी आ रही है जी कि सर से पैर तक करप्शन से लिबड़ी हुई सरकार, जिनके मंत्री आज भी जी कितने झमेलों में फंसे हुए हैं जी। इनका पिछली समय हमारे किसान क्यों खुदकशियां कर रहे हैं? जो दवाइयां लेकर आए थे, कीड़े मार दवाइयां लेकर आए थे जी, वो दवाइयां से हमारी कीड़े तो मरते नहीं थे, फसल मर जाती थी जी, किसान का नुकसान हो जाता था जी। करप्शन के एलिगेशन लगते थे जी। चीफ मिनिस्टर के समेत कितने हैं जो कोर्टों में फिरते हैं, चक्कर लगाते करप्शन के केसों में जी। कैसे ये कह सकते हैं करप्शन फ्री? ये तो लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक है कि अकाली दल की सरकार करप्शन फ्री। करप्शन फ्री तो हमने करके दिखाया था जी। जिस वक्त हमारा राज था, हमने कोई नहीं बख्शा था, पूरी तौर पे हमने जी करप्शन के बोलबाले को रोका था, लेकिन मैं समझती हूँ कि पूरी तरह खत्म नहीं कोई कर पाया जी। हम भी जनता का सहयोग चाहते थे जी, लेकिन ये तो करप्शन से लिबड़ी हुई सरकार है जी। दूसरी बात जो कहते हैं कि एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन होते हैं जो झूठ लगाए जी। हम तो इनको कहते हैं बैठिए हमारे साथ डिबेट में बैठिए जी। आज पंजाब के लोग आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है करप्शन से संलिप्त है, लिबड़ी हुई सरकार है, लेकिन सरकार का ये कहना है, सरकार के मंत्री का ये कहना है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का ये कहना है, विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता रहा है, कोई आरोप जो है सिद्ध नहीं हुआ सरकार के खिलाफ। मैं पूछती हूं इनसे जी कि क्या ये हमारा झूठा आरोप है कि किसान खुदकशियों के कारण जो मर रहे हैं, इनका आज तक हमारे साथ कंपैरिजन करके देखो जी कि इनके समय में कितने 100 गुना ज्यादा बढ़ के खुदकशियां हो रही हैं जी। क्या ये आरोप है कि किसानों की फसलें जी, अब हमारा दिसंबर आ गया, अभी तक पेमेंट्स नहीं हुई जी, हमारी फसलें रुड़ी हैं। मैं 10 साल में अकाली दल के राज में से सारे 20 टाइम होता है दोनों साड़ी होने की फसलों का जी, मैं मंडियों में जाती हूँ। कांग्रेस के वक्त पे सुबह जाते थे लोग लेकर अपनी फसलें, शाम को बेचकर घर आते थे जी। इनके समय में 2-2 महीने मंडियों में मंजे लगाते थे। क्या ये एलिगेशन है? मैं इनके सामने एलिगेशन नहीं कहते, मुझे बताएं कि हमारी नेबरिंग स्टेट है जो 7 रुपये 50 पैसे हम पंजाब वाले बिजली दे रहे हैं जी, तो हमारी नेबरिंग स्टेट 3.5 रुपये दे रही हैं। क्या ये ऑब्जेक्शन है? मैं हमसे पूछती हूँ इनसे, 21,000 इंडस्ट्री हमारी बड़ी छोटी लुधियाना में से बाहर चली गई जी, क्योंकि ये पावर नहीं दे सके, ये अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं दे सके, ये अच्छी सड़कें नहीं दे सके। वो जो सड़कें बाहर चली गई, इसी के कारण ये कहते हैं बिजली सरप्लस हुई है। ये अपने मजाक के ऊपर खुद हंस रहे हैं। क्या वो हमारा झूठा एलिगेशन है? ये बताएं
किस तरीके से आज नशे की भरमार है पंजाब में जी। जहां चिट्टे का नाम कभी जब हमारी सरकार थी सुना ही नहीं था किसी का, चिट्टा नशा होता क्या है जी। सिंथेटिक ड्रग का नशा का नाम सुना ही नहीं था कभी हमारे वक्त में जी। आज नशे मिलते हैं, आटा नहीं मिलेगा, खंड नहीं मिलेगा, लेकिन नशा आपके घर में पहुंच जाएगा जी। ये इनके समय में क्यों आया? क्या ये हमारा झूठा एलिगेशन है? जी। तीसरी बात ये बताएं, अभी जेल में से जो गैंगस्टर छुट कर गए हैं जी, ये क्या हमारा झूठा एलिगेशन है? सरकार के समय में जेलों में जहां हथकड़ियां, जहां लोहे की सलाखें होती हैं, चिड़ी नहीं परिंदा पर मार सकती, वहां से इतने गैंगस्टर बाहर चले जाएं, ये सरकार चुपचाप बैठती रहे, क्या जो झूठा एलिगेशन है? जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि सिखों की जो धर्म निरपेक्ष, जो कहते हैं हम सिखों की नुमाइंदा जमात है जी जी, इसी सरकार में, इसी पंजाब में अकाली दल के वक्त में सारे धर्मों का अपमान हुआ जी। गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने कैसे गलियों में मिले जी, कुरान शरीफ का कैसे हमारा इन्होंने अपमान कराया जी, हमारी गीता भागवत जी का कैसे इन्होंने निरादर कराया जी, क्या ये हमारे झूठे एलिगेशन है जी? मैं पूछना चाहती हूँ कि पंजाब में जहां धर्मों के अपमान हो रहे हों जी, जहां संतों के कत्ल हो रहे हों जी, ढड्डरियां वाले के ऊपर हमला कर जो किया लोगों ने जी, वो इनके साथ है, वो संत मान रहे हैं, धुम्मा जी कहते हैं हमने किया है जी। क्या ये सरकार इतनी कमजोर है कि कोई एक्शन नहीं ले पाती? और मैं पूछना चाहती हूँ कि एक संत मारा गया जी, एक हमारी चंद कौर जो हमारी उधर डेरे की हमारी संत थी जी, वो उसको गोलियों से मार दिया गया जी, आज तक उसके गुनाहगार कातिल नहीं पकड़े गए। क्या ये झूठा एलिगेशन है जी? किस मुंह से ये बात करते हैं अकाली दल वाले जी कि हमारे ऊपर झूठा एलिगेशन लगाते हैं? मैडम, एक एक आरोप जो आपने लगाया है उस पर बात करेंगे। सबसे पहला, नाभा जेल ब्रेक जो गैंगस्टर्स और आतंकी उसमें से भाग के गए, आपने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं आप जो कह रही हैं, जो इशारा कर रही हैं, उसमें आप कह रही हैं कि मिली भगत हो सकती है। उसी के कारण जो है, जिस तरह से ये कहा जाए कि जेलों में जो अपराधी है, गैंगस्टर्स हैं, उनको जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, उसकी मिली भगत से जो है इन गैंगस्टर्स को और आतंकियों को जो है छुड़ाया गया। आप ये आरोप लगा रही हैं? ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, मैं सच्चाई कह रही हूँ बिल्कुल। मेरा ये इनके ऊपर मैं यकीन से कहती हूँ कि सरकार की मर्जी के बगैर जेल में से कैसे ऐसे लोग चले गए जी, क्यों चले गए जी? मैं ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। 60 गांठ के कोई तथ्य है मैम? नहीं, हम तो कहते हैं कि कहां से आ गए बताएं, तो मेरे ऊपर पढ़ाओ आप राज। मैं देखती हूँ कि जहां एक चिड़ी भी बाहर निकल जाए, जहां कैदी भाग कर आए हैं जी। क्यों ऐसा? तो क्यों आप में एक सबूत है? आपका क्या मानना है, क्यों ऐसा हुआ? इसलिए मानना है जी कि अब इनको मालूम है कि पंजाब के लोग इनको वोट नहीं डालेंगे जी, इनके खिलाफ हैं, गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, रिलीजियस तौर पे है, एडमिनिस्ट्रेटिवली है, सोशल है, पॉलिटिकली है। अब ये हमें खतरा है, डर है कि कहीं ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की ताक में तो नहीं है जहां से छुटे हुए जो हैं, जो कैदी नहीं, मैं कहती गैंगस्टर कहती हूँ जी जी, वो बाहर पाठ करने के लिए तो नहीं आए जी, वो कोई ना कोई गलत काम करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को धमकाने के लिए जी, ये इलेक्शनों में शायद यूटिलाइज करना चाहे कि इन लोगों से जरिए हम अपनी वोट बैंक को, लोगों को धमका करके ले पाएंगे जी। लेकिन ये भूल जाएं, ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने गोरे अंग्रेजों को निकाला जी, ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अत्यावादियों को भगाया जी। हम इनको बिल्कुल, हम कहते हैं जैसे ऐसे उड़ा देंगे जैसे चिड़ी की तरह, कहते हैं ना। क्या आपको लगता है कि इसकी जो जांच है, पूरी जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दी जानी चाहिए? हम चाहते हैं कराई जाए। ये चर्चा तो इसका तो इंस्पेक्शन हम कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन इसका जी, हम सामने लाएंगे लोगों के। हमारी ये वचनबद्धता है, हमारी ये कमिटमेंट है कि जो एलिगेशन आज कांग्रेस ने लगाए हैं जी हर बात के ऊपर, हम ये ऐसे दूध का दूध और पानी का पानी करके पंजाब के लोगों के सामने ही नहीं, देश के लोगों के सामने भी लाएंगे जी। क्या आपको पंजाब पुलिस पर विश्वास नहीं कि पंजाब पुलिस भी सही काम कर सकती है और इन गैंगस्टर्स को वापस जेल में पंजाब पुलिस के ऊपर हमें पूरा विश्वास है जी। ये पंजाब पुलिस ही थी जिन्होंने पंजाब में से अत्यावादी निकाले जी, लेकिन पंजाब पुलिस आज रो रही है कैसे गल के ऊपर गूठा रख के उनसे काम करवाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस आज सारी जो है मेजॉरिटी, जिनको इन्होंने पूछा ही नहीं, और जो अकाली दल के वर्कर हैं, जथेदार हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, इनका हल्का इंचार्ज है, आज वो थानेदार बना हुआ है। नीली वर्दी वाले थानेदार आ गए, हमारी खाकी वर्दी वाले थानेदार तो मजबूर होकर रह गए हैं, रो रहे हैं हमारे पास, वही बताते हैं, सब बातें हमारे पास आती हैं। पंजाब पुलिस को पूरी ताकत देंगे हम, वो बहादुर पुलिस है, उनको इन्होंने परेशान किया है, और जो जो केस ऐसे सामने आएंगे, कहां कहां क्या हुआ, उसका भी हम बैठेंगे, इंक्वायर करके फैसला करेंगे जी। नशे की बात आपने की मैडम, कैप्टन अमरिंदर से कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 4 हफ्ते में जो है नशा मुक्त पंजाब हो जाएगा, लेकिन क्या कोई पॉलिसी, कोई प्लान, कोई खाका जो है कांग्रेस के पास है कि
इतने कम समय में जो है पंजाब से नशा दूर हो जाए। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा सरकार अगर मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें या फिर दूसरे मंत्रियों की बात करें, वो कहते हैं कि नशे के नाम पर जो है पंजाब को बदनाम किया जाता है। बाहर से नशा आता है, सिंथेटिक ड्रग जो है बाहर बनती है और बाहर से जो है वो पंजाब में आती है, और पंजाब में नशा और प्रदेशों की अगर बात की जाए तो उससे कम है। ये कैसी बातें करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती इन बातों की। नशा बाहर से आता है, अंदर से आता है। अगर बाहर से भी आता है तो इनके नहीं है, बॉर्डर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पुलिस नहीं इनकी बैठी। नशा उतनी देर तक आ ही नहीं सकता जितनी देर तक सरकार की सहमति ना हो। मैं ये सवाल इनसे करके पूछती हूँ, आपके जरिए पूछती हूँ, जवाब देने कहीं पब्लिक में कि जो ये नशा है हमारे समय में क्यों नहीं आया? जी चिट्टा नशा, सिंथेटिक ड्रग, कांग्रेस का 2002 से 7 तक राज रहा, हमारे वक्त पे क्यों नहीं आया? नहीं, लेकिन मैम ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के वक्त से ही नशा जो है पंजाब में आना शुरू हो गया था। अगर आना शुरू भी हुआ था ये कहते हैं, जो इसका मतलब इनको मालूम था, क्योंकि इनको पता था कि कांग्रेस की सरकार अब खत्म हो गई है, अब आने वाली हमारी सरकार है, उन्होंने शुरू कर दिया था। जिस दिन से इन्होंने नीली शीशे और लाल बत्तियां दे दी अपने लोगों को, जथेदारों को, उस दिन से इन्होंने थापी दे दी नशे वालों को। मैं एक प्रकाश सिंह बादल का बयान याद कराती हूँ जो इन्होंने फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में दिया था। लोगों ने जब पैसे मांगे, कहते भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं, कोई बैंक पे डाका डाल लो। जो चीफ मिनिस्टर डाका डालने के लिए कह रहा है, जो चीफ मिनिस्टर जिसके सामने नशे आते हैं, ये हमारे वक्त पे नहीं थे, इनके वक्त में हैं, इसका मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये आते हैं बाहर से, क्यों नहीं रोकते? हमने जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कल को सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर बनेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने जो कहा है कि 4 हफ्ते में खत्म करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। क्यों है हमारी कमिटमेंट? डू यू हैव सम पॉलिसी, डू यू हैव सम फ्रेमवर्क कि नशा अगर 4 हफ्ते में खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? इसका हमने जो इंतजाम या पॉलिसी बनाई है, हमने जो सोचा है कि हमारी जो यूथ है पंजाब की, वो यूथ उस वक्त गलत रास्ते पे जाती है जब उनको बेरोजगार होते हैं, उनको काम नहीं मिलता। लास्ट टाइम जब अतवाद आया था तो ये अकाली दल इससे मुनकर नहीं हो सकते। बेरोजगार यूथ थी, इन्होंने कहा अतवादी भाई बाबे भोगों पे गए, और बेरोजगार लोग थे जो वो उनको हथियार चकवा दिए, उनको प्रोटेक्शन देते थे, उस पास से चले गए। हमने मुश्किल से बचाया, हमारी नौजवान प्यारी हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं, हमने निकाला उनपे से। आज फिर जो 10 सालों में से बेरोजगार होकर नशों के ऊपर डाल दिए। पहले आतंकवाद की तरफ उनको धकेल दिया, आज नशों की तरफ धकेल रहे हैं। तो हमने जो पूरी कोशिश की है, कहते हैं पॉलिसी, आपने पूछा, हमारे पास यही पॉलिसी है कि हमने सबसे पहले इंतजाम किया है कि हम कितना एक घर में से एक लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार देने के सामने एक कंडीशन है हमारी। वो कंडीशन ये है, उस परिवार के लड़के या लड़की को हम रोजगार देंगे जो हमें लिखकर कमिट करेगा हमारे फार्म के ऊपर कि ना ये लड़का या लड़की और ना पूरा परिवार नशे को हाथ नहीं लगाएगा। तो इस कारण जब लोगों को हम नशा नहीं देते, रोजगार देते हैं, तो नौजवानों को नशा नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। ये हमारा एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, फैसला है। इसके जरिए हमें मदद मिलेगी। बहुत से नौजवान, इतनी रेस लगी हुई है, वो कहते हैं जी हम पर्ण करेंगे, परिवारों को पर्ण कराएंगे, नशा ना खाएं, हमें रोजगार दे दो। हमारे सामने बहुत सी इंडस्ट्री लेकर आएंगे, बहुत से बड़े कारखाने लगाएंगे। मैं भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में 2-3 कारखाने लगाने जा रही हूँ, उनमें से हम इनको रोजगार अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। लेकिन जो नशे के सौदागर हैं उनके खिलाफ कैसे आप लगाम लगाएंगे? नहीं, नशे को लगाम लगाएंगे हमें नशा वाले के सौदागरों को लगाम लगाएंगे। हम पकड़ेंगे जो इन लोगों से जो बिकवा रहे हैं, उनको सलाखों के अंदर करेंगे, जेलों के अंदर लेकर जाएंगे, सख्ती से डंडा बरतेंगे। हम नशा नहीं, हम बुरा नशा नहीं बिकने देंगे, जो मर्जी हो जाए हमारी तरफ से।